वेलकम टू माय चैनल सुनील एजुकेशन इंडिया। मैं हूं सुनील यादव सर। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है आपका 20 फरवरी का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जिसको 70 में 70 लाना है उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सामाजिक विज्ञान का। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देखना है। इसका जो है पूर्णांक 70 है, 825 JA है। और इस सर्वप्रथम आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर वहाँ जाना है, फिर नाम, अपना अनुक्रमांक नंबर जो है लिखना है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को परीक्षार्थी प्रश्न को पढ़ने के लिए मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको जो है पहले से ही आप लोग पढ़ लीजिए ताकि पेपर में आपको टाइम ना देना पड़े। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। नंबर 3 है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। 2 खंड आ और बा में विभाजित हैं। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना है और खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न करना है। तो खंड आ में जो है अंक के लिए बहुविकल्पीय 20 प्रश्न के लिए आपको 20 अंक निर्धारित हैं, जो OMR सीट पर आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न के सामने उसका अंक दिया रहेगा। OMR सीट पर अंकित किए जाने वाले के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर नहीं करना है आपको। हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, व्हाइटनर का। तो प्यारे बच्चों, इसको जो है अब खंड बा में 50 अंकों का प्रश्न 2 प्रकार के वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक 2, मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न आपको उसमें रहेंगे। प्रश्न नंबर 29 का वह जो है 29 खा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सम्मुख अंकित हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस तरह से जो है आपको पढ़ना रहेगा और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को करना, जितने अंक हैं उसके सामने आपको प्यारे बच्चे दिए रहेंगे। 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, जितने अंक हैं। तो जैसे दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र पढ़कर उन पर अंकित कीजिए। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका को मजबूती के साथ आपको अवश्य संलग्न कीजिएगा, ताकि जो है आप लोगों का पेपर जो है, पेपर से जो है आप लोगों का मानचित्र अलग ना होने पाए कॉपी जमा करते समय। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए हैं। तो वो जो है आप लोगों का प्रश्न नहीं है, वो जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तब खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें का पहला प्रश्न है आप लोगों का, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए 1 अंक निर्धारित हैं। ये जो है जर्मनी से है। इसमें जो है प्यारे बच्चों, इसमें का पहला ऑप्शन सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। तो बताइए प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। अमेरिका है। तो इसमें प्यारे बच्चों अमेरिका है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आपका है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी। तो इसमें का सी वाला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, बताइए प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी। इसमें का डी वाला ऑप्शन सही है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग। संघ को प्राप्त है, संघ को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? प्यारे बच्चों बताइए।
वैध शासन कि पारदर्शी शासन कि उत्तरदायी शासन है, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसमें का सही ऑप्शन है इनमें से सही। क्वेश्चन नंबर इसमें का 8वां है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? बताइए प्यारे बच्चों। प्रतिरक्षा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें का 10वां है, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में कौन सा बिंदु जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है? बहुसंख्यकों का शासन। प्यारे बच्चों सोपाती खेती किस राज्य में की जाती है? सोपाती खेती किस राज्य में की जाती है प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। निम्न में कौन सी रोपण कृषि की फसल है? निम्न में कौन सी रोपण कृषि की फसल है? कहवा है इसका सही आंसर। इसमें का ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सा आधारभूत खनिज है? आधारभूत खनिज है लौह अयस्क। इसमें का सही उत्तर है लौह अयस्क। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। तो प्यारे बच्चों बताइए सौर ऊर्जा है इसमें। इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। भारत में कौन सा नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इसमें का प्रश्न नंबर 15 है ये। तो बताइए प्यारे बच्चों इसमें का कौन सा उत्तर सही है? कानपुर है, बेंगलुरु है। तो इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों, बेंगलुरु। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है सड़क परिवहन। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर जो है 17 है इसमें, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो रखा जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों इसमें का द्वितीय क्षेत्रक बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न 18 है, मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो प्यारे बच्चों इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें जो है श्रीलंका है। इसमें का बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर इसमें का 19 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे बच्चों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसमें का क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है स्थानीय कंपनी को खरीदना। इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप करेंगे तो जो है 20 में 20 अंक आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में दिए जाएंगे। अब हम आप लोगों को प्यारे बच्चे वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा बताने चल रहे हैं। तो इसमें का पहला प्रश्न है 21 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको 3 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें जो है अथवा करके एक प्रश्न पूछा गया है, महामंदी के पड़ने वाले। अब देखिए इसमें हम आपको वर्णनात्मक में आंसर बता रहे हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी 1929 और से 33 के 4 प्रभाव हैं। तो पहला है प्यारे बच्चों कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट। कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट। महामंदी के कारण विश्व बाजार में मांग घट गई, जिससे भारत में गेहूं, कपास जैसे कृषि उत्पादों के दाम बहुत गिर गए और किसानों की आय कम हो गई। नंबर 2 है किसानों पर ऋण का बोझ।
प्यारे बच्चों, किसानों का ऋण का बोझ। आय घटने के बावजूद किसानों को लगान और कर देने पड़े, जिससे वे साहूकारों के कर्ज में फंसते चले गए। नंबर 3 है निर्यात में कमी। महामंदी के समय भारत का विदेशी व्यापार घट गया। निर्यात कम होने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। प्यारे बच्चों, गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि। उद्योगों और व्यापार में मंदी आने से रोजगार के अवसर घटे और लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो ये थे जो है इसमें के प्रश्न नंबर 21 के उत्तर। अब अथवा करके जो है प्यारे बच्चों इसमें प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों 4 अंक निर्धारित हैं। तो इसका उत्तर जो है देखिए, इसमें वैश्विक आर्थिक महामंदी 1929 से 33 के कारण क्या थे। तो इसमें पहला कारण था अत्यधिक उत्पादन। उद्योगों और कृषि में उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कम होने से वस्तुएं बिक नहीं पाई। नंबर 2 है इसमें का अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट 1929 में आई थी। शेयरों में जो है अंधाधुंध सट्टेबाजी के कारण 1929 में शेयर बाजार धराशायी हो गया, जिससे बैंक और कंपनियां दिवालिया हो गई। ऋण व्यवस्था का पतन। अमेरिका द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण वापस मांगे गए, जिससे विश्व व्यापार और उद्योग प्रभावित हुए। नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। देशों में संरक्षणवादी नीतियां अपनाई, आयात शुल्क बढ़ाए, जिससे वैश्विक व्यापार और अधिक सिकुड़ गया। तो ये थे जो है इसमें का जो है 4 कारण प्यारे बच्चों। अब जो है इसमें का जो है दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है हमने बता दिया है प्यारे बच्चों। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है? तो इसमें के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो इसका उत्तरदायी शासन के क्या अर्थ है, देखिए प्यारे बच्चों। उत्तरदायी शासन वह शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार अपने कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को संसद और जनता के सामने अपने कार्य का हिसाब देना पड़ता है। चुनावों के माध्यम से जनता सरकार का चयन करती है और असंतोष होने पर उसे हटा भी सकती है। स्वतंत्रता, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, प्रेस और विपक्ष सरकार को उत्तरदायी बनाए रखते हैं। तो इसके जो है प्रश्न नंबर 22 के ये थे उत्तर। अब इसमें जो अथवा करके प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर देखिए, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब देखो इसका अथवा करके जो उत्तर है इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको। चुनाव लड़ना और उम्मीदवार खड़े करना। नंबर इसमें जो है इसका राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। नीतियां और कार्यक्रम बनाना दूसरा कारण है इसका। दल जनता के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते हैं। नंबर 4 है इसमें प्यारे बच्चों जनमत का निर्माण करना। प्यारे बच्चों स्वास्थ्य सही नहीं है, गला खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ बच्चों इसको लाइक करिएगा। तो इसमें का जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए अथवा करके 2+2 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें है प्यारे बच्चों इसका उत्तर जो है आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 23 है। 23 का अर्थ है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा के आधारभूत
होने के दो कारण। नंबर 1 है उद्योगों के संचालन के लिए आवश्यक कारखानों और मशीनों और उत्पादन कार्यों को चलाने के लिए ऊर्जा अनिवार्य है। बिना ऊर्जा के औद्योगिक उत्पादन संभव नहीं है। नंबर 2 है इसमें का परिवहन और संचार के विकास में सहायक परिवहन साधन जैसे रेल, सड़क, जहाज और वायुयान ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें के ये थे जो है उत्तर। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? इसके 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण हैं, इसके लिए 2+2 अंक निर्धारित हैं। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों जो अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें देश की जीवन रेखा कहा जाता है। इनके माध्यम से कच्चा माल उद्योगों तक तथा तैयार माल बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिससे व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। संचार के साधनों के सरकार, व्यापार और जनता के बीच संपर्क बना रहता है, जिससे प्रशासन प्रभावी होता है। इसके अलावा दूर दराज क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता और आर्थिक विकास को बल मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इसका ये थे जो है इसके उत्तर। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं? तो इसके 2 कारण हैं। नंबर 1 है आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं। परिवहन और संचार के साधनों को से कच्चा माल उद्योगों तथा तैयार माल बाजारों तक पहुंचाते हैं। इससे व्यापार, उद्योगों और कृषि का विकास होता है, राष्ट्रीय एकता और प्रशासन को मजबूत करते हैं। संचार के साधनों से सरकार और जनता के बीच संपर्क बना रहता है, दूर दराज क्षेत्रों का देश से जुड़ाव बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होती है। तो ये थे जो है 2 कारण इसके। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, तो अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 लक्षण लिखना है इसमें जो है। इसके लिए 2+2 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अच्छे बाजार के 2 लक्षण कारण सहित पर्याप्त प्रतिस्पर्धता। अच्छे बाजार में अनेक विक्रेता और क्रेता होते हैं। प्रतिस्पर्धा होने से वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक वस्तुएं मिलती हैं। नंबर 2 कारण है सही और पूर्ण जानकारी की उपलब्धता। अच्छे बाजार में उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कीमत, गुणवत्ता और मात्रा की सही जानकारी मिलती है। इससे उपभोक्ता ठगे जाने से बचते हैं और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो ये थे जो है इसके 2 कारण प्यारे बच्चों। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का ये उत्तर था। अथवा करके इसमें है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है अथवा करके जो पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियां। नंबर 1 है संयुक्त उपक्रम। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत कंपनियों के साथ मिलकर पूंजी निवेश करती हैं और उत्पादन करती हैं। स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण, तो वे भारत की मौजूदा कंपनियों को खरीदकर या उनमें हिस्सेदारी लेकर निवेश करती हैं। नंबर 3 है इकाइयों की स्थापना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत में नए कारखाने या उत्पादन इकाइयों स्थापित करती हैं। नंबर 4 है आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से निवेश। भारतीय छोटी कंपनियों से कच्चा माल या सेवाएं लेकर उत्पादन श्रृंखला का विस्तार करती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके ये थे जो है उत्तर जो इसमें पूछा गया है। अब जो है इसमें का अगला प्रश्न देखिए, जो वर्णात्मक प्रश्न दूसरा है। इसमें इसका शब्द जो है 150 शब्दों में
आपको लिखना है। तो ये जो है प्रश्न जो है 6 अंक के निर्धारित है। असहयोग आंदोलन के कारणों एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए, अथवा करके है इसमें। तो असहयोग आंदोलन के कारणों और उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें वर्णनात्मक का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न नंबर इसमें जो है इसका कारण क्या है 25 का। खिलाफत आंदोलन का समर्थन। भारत के मुसलमानों ने ओटोमन खलीफा के संरक्षण के लिए आंदोलन की मांग की। नंबर 2 है संपूर्ण स्वराज की चाह। भारतीयों को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। नंबर 3 है जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य अत्याचार। ब्रिटिश अत्याचारों ने असहयोग आंदोलन की भावना को बढ़ाया। नंबर 4 है गांधी जी का नेतृत्व और अहिंसक आंदोलन का विचार। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के आधार पर आंदोलन चलाया। प्रभाव, अब इसमें ब्रिटिश शासन का प्रभाव दबाव है। तो असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों में नरमी के लिए मजबूर किया। नंबर 2 है जन जागरण। देश में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जनता में जागरूकता और भागीदारी बढ़ी। नंबर 3 है राष्ट्रीय एकता। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। असफलताओं के बावजूद संगठनात्मक अनुभव आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में मदद की। तो ये थे जो है इसमें का 25 का उत्तर। अब अथवा करके भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। तो अथवा वाला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आपको दोनों में से केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन आप लोगों को मैं दोनों प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं ताकि आप लोग तैयारी बढ़िया से कर लें। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष। ब्रिटिश सरकार की कठोर नीतियां, भारी कर, भूमि उपज कर और ग्रामीण जनता पर अन्य अत्याचारों ने लोगों में असंतोष पैदा किया। किसान मजबूर और छोटे व्यवसायी आर्थिक संकट में फंस गए, जिससे ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना बढ़ी। नंबर 2 है शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता। प्यारे बच्चों, शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों ने भारतीय में आधुनिक विचार और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। शिक्षा उन्हें स्वतंत्र, समानता और न्यायता के सिद्धांत पर परिचित है। नंबर 3 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध और यूरोप के लोकतांत्रिक आंदोलन ने भारतीयों को प्रभावित किया। उन्हें यह समझ में आया कि संगठित प्रयास के शासन और समाज में बदलाव संभव है। नंबर 4 है अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का दुष्प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश नीतियों का विपरीत प्रभाव पड़ा। कृषि और कुटीर उद्योग को नुकसान हुआ, जिससे आर्थिक असंतोष और राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। नंबर 5 है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारक ने जाति भेद और अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आंदोलन चलाए। इनके प्रयास ने राष्ट्रीय भावना और समानता को सोच को मजबूत किया। तो ये थे जो है अथवा वाले के जो है प्रश्न के उत्तर। अब जो है प्रश्न नंबर 26 है संघवाद का क्या अर्थ है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अथवा करके भी प्रश्न इसमें है। तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। तो संघवाद का अर्थ आप लोग प्यारे बच्चों देखिए इसमें। तो संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। इस व्यवस्था में दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से कुछ क्षेत्रीय और कुछ केंद्रीय शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संविधान दोनों सरकार के अधिकारों और कर्तव्य स्पष्ट करता है, जिससे दोनों स्तरों की सरकारें अपनी अपनी सूची में शामिल विषयों पर
कानून बना सकती हैं। तो ये थे जो है इसके। अब इसमें जो है संघीय व्यवस्था की प्रमुख क्या विशेषताएं थी। नंबर 1 है सत्ता का विभाजन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। नंबर 2 है संवैधानिक प्रावधान। संघीय ढांचे और शक्तियों का विचार संविधान में निहित होता है। नंबर 4 है इसमें नंबर 3 है कानून बनाने की स्वतंत्रता। केंद्र और राज्य अपनी सूची में शामिल विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। नंबर 5 है समानता और असहयोग। संघीय और राज्य सरकार देश के विकास और एकता के लिए सहयोग करती हैं। तो ये थे जो है इसके कारण। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। तो अथवा वाला प्रश्न आपका है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता के माध्यम से चुनी जाती है। यह अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जनता को निर्णय लेने और सरकार का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहते हैं, जबकि तानाशाही या निरंकुश शासन में जनता पर प्रतिबंध और भय का वातावरण होता है। लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होती है और जनता असंतोष होने पर चुनावों के माध्यम से उसे बदल सकती है। यह समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, समाज में विचार की विविधता को स्वीकार करता है। इसके अलावा लोकतंत्र विकास, सामाजिक कल्याण और कानून की श्रेष्ठता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन न केवल जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समान अवसर, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करने या अन्य व्यवस्थाओं से श्रेष्ठ है। तो ये थे जो है इसमें के उत्तर जो है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। मृदा अपरदन के उपायों को सुझाइए। अब अथवा करके है इसमें। तो पहले हम आप लोगों को मृदा अपरदन का अर्थ और मृदा संरक्षण के इसका जो है आंसर बता रहे हैं, किस तरह से आपको पेपर में लिखना है प्यारे बच्चों। मृदा अपरदन का अर्थ। तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत हवा, पानी या मानव गतिविधियों के कारण बहकर नष्ट हो जाती है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। अधिक मृदा अपरदन से नदियों में तलछट जमा होता है और जल स्रोत की क्षमता घटती है। मृदा संरक्षण के उपाय। नंबर 1 है वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण। पेड़ और झाड़ियां मृदा को बांधकर अपरदन को रोकती हैं, मृदा को रोकती हैं। तो नंबर 2 है ढलानों पर कटाव नियंत्रण। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती यानी कि जो है फार्मिंग अपनाना। बांध और जलाशय बनाना। नदियों और नालों पर मिट्टी बहने से रोकने के लिए बांध या जलाशय बनाना। नंबर 4 है आवरण और पोषक फसलें। जमीन ढकने वाली फसलें मृदा को क्षरण से बचाती हैं। जल संचयन तकनीकी। वर्षा जल का संचयन और तालाब तालवियाँ बनाना। तो ये थे जो है इसके उपाय। अब जो है भारत में मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपायों को सुझाइए। तो भारत में अथवा करके जो प्रश्न है उसका उत्तर प्यारे बच्चों देखिए। भारत में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी की पैदावार बढ़ने के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1 है उच्च उपज देने वाली जातियां और बेहतर बीज। रोग प्रतिरोधक और उपज देने वाली बीज जातियों का उपयोग। सिंचाई की सुविधाएं। नहर, ट्यूबवेल और
वर्षा का जल संचयन से खेतों में, तो संतुलित उर्वरक और खाद का प्रयोग, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पोषण सुनिश्चित करने के लिए जैविक और रासायनिक उर्वरक का सही मात्रा में उपयोग। नंबर 4 है आधुनिक कृषि तकनीकी, बेहतर उपकरण और तंत्र आधारित खेती अपनाकर उत्पादन बढ़ाना। नंबर 5 है कीट और रोग नियंत्रण, फसल को कीट और फंगस अन्य रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक और तकनीकी का उपयोग। विभिन्न फसल प्रणालियाँ, फसल चक्र और मिश्रित खेती अपनाकर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और उत्पादन बढ़ाना। तो ये थे जो है इसके उत्तर। अब प्रश्न नंबर 28 है मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। तो अथवा भी है इसमें, तो इसके लिए 6 अंक हैं। मानव विकास सूचकांक का अर्थ देखिए पहले इसका उत्तर। मानव विकास सूचकांक HDI एक ऐसा संकेतक है जो किसी देश में जनसंख्या के समग्र विकास और जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है। यह केवल आर्थिक विकास जैसे प्रति व्यक्ति आय तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को भी ध्यान में रखता है। HDI यह दर्शाता है कि लोग अपना, तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा। अब आय स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर लोगों की जीवन स्तर की स्थिति का मूल्यांकन। नंबर 2 है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई और साक्षरता दर, औसत स्कूल बिताए गए वर्ष और प्रवेश दर के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता मापी जाती है। स्वास्थ्य, हेल्थ है, औसत जीवन प्रत्याशा के जो है माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का आंकलन। तो ये थे जो इसमें का जो है। अब इसमें पूछ रहा है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार और इसके 3 कारण हैं। तो अब जो है इसमें है प्यारे बच्चों अथवा वाला प्रश्न है आपका, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक समाज में सामाजिक भेदभाव के शिकार रहते हैं। इसका प्रमुख कारण कानूनी संरक्षण का अभाव है। ये श्रमिक अक्सर औपचारिक रोजगार के नियम और श्रम कानून के तहत नहीं आते, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी, बीमा, पेंशन और अन्य लाभ नहीं मिलते। दूसरा कारण है शिक्षा और जागरूकता की कमी। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक अशिक्षित या कम शिक्षित होते हैं। वे अपने अधिकारों और श्रम कानूनों के बारे में जानकारी नहीं रखते, जिससे उन्हें आसानी से शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये थे जो है इसके जो है कारण। देखिए एक कारण और है, इसको भी देख लीजिए। तीसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक समानता। जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर उन्हें समान अवसर नहीं मिलते। काम के आधार पर भी उन्हें अक्सर ऊंचे पदों या लाभों से वंचित रखा जाता है। आर्थिक असमानता के कारण उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में भी सीमित अवसर मिलते हैं। इन सभी कारणों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक समाज और अर्थव्यवस्था में समान अधिकार और अवसरों से वंचित रहते हैं। तो ये थे जो है प्यारे बच्चों इसके उत्तर। अगर जो है वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। गला सही नहीं है प्यारे बच्चों, तब भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहे हैं। इसमें का मानचित्र संबंधी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो प्यारे बच्चों ये मद्रास में हुआ था। अब इसमें का क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ इसके लिए जो है 1/2 + 1/2 मार्क्स हैं प्यारे बच्चों। तो इस चिन्ह के द्वारा आपको लिखना है। अब इसमें जो है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी है।
वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक का आंदोलन तोड़ा, तो वह जो है मद्रास दांडी है। वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी अमृतसर में, तो इसमें जो है अमृतसर आपको भरना रहेगा अपने मानचित्र में। नंबर 4 है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, इसका उत्तर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। प्यारे बच्चों इसका उत्तर है, हमने लिख दिया है चंपारण। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लाहौर में हुआ था। इसमें का 5वां उत्तर है लाहौर। तो इस चिन्ह के द्वारा जो है भरना है। प्यारे बच्चों दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो पश्चिमी बंगाल का एक अभयारण्य चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो इसको चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित आपको लिखना है प्यारे बच्चों। इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, बल्लभपुर है। ये जो है बल्लभपुर है। क्वेश्चन नंबर इसमें का है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। कौन सा बंदरगाह है, तो बताइए चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें का राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा नाम सहित अरावली। इसका उत्तर है उड़ीसा का एक लौह अयस्क क्षेत्र चिन्ह द्वारा आपको भरना है। और जो है नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको भरना है। तो इसमें जो है सरदार सरोवर बांध इसका जो है सही उत्तर है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है पेपर को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ये थे जो है आज के सामाजिक विज्ञान 825 जे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नमस्कार प्यारे बच्चों।